नमस्कार। आज सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति पर हम लोगों ने एक लेक्चर किया था, राइट। तो आज हम फ्रांस की क्रांति पर एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनकी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, विश्व के इतिहास से, इसमें हम यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और अगर उनका कभी डिटेल इंट्रोडक्शन देना हो, डिटेल एक्सप्लेनेशन करना हो, तो किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो सेशन है फ्रांसीसी क्रांति पर 30 क्वेश्चंस का सेशन है, जिसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ये 30 क्वेश्चंस प्रॉपर वे में अगर डिस्कस कर लिए तो शायद फ्रांसीसी क्रांति आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर हमें कहीं पर लगेगा कि यहाँ पे और आपको जरूरत है, कुछ और बताने की जरूरत है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी कवर कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम फ्रांस की क्रांति पर क्वेश्चंस करें तो एक एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस ये भी बनता है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन। मींस क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्रांति कब हुई थी। ये एक आपका ऑप्शन है। अगर हम इसके ऑप्शन ए पे जाएं तो हम कहेंगे ऑप्शन ए 1689, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1989, राइट। तो जाहिर सी बात है फ्रांस की क्रांति हुई कब थी, ऑप्शन बी 1789 को, एंड इट वाज लास्टेड बाय 1799। मींस 1789 से लेकर के 1799 तक फ्रांस की क्रांति चली। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब यहीं पर फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसको आपको समझना है। 1789 में ये क्रांति हुई क्यों थी? दरअसल इंटायर सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। जो फ्रांस का समूचा समाज था वो 3 स्टेट में डिवाइडेड था, और वो स्टेट क्या थे? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। इज दैट क्लियर? तो जो फर्स्ट स्टेट था, जो पादरी वर्ग था, क्लर्जी मैन थे, एंड सेकंड स्टेट जो नोबल मैन थे, दे वर एग्जेम्प्टेड बाय द टैक्स। वो टैक्स से मुक्त थे, कर मुक्त थे, जिससे समाज में बड़ी उथल पुथल होती थी। और थर्ड स्टेट पर टैक्स इम्पोज किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो वहां के कॉमन पीपल थे, जो आम लोग थे, वो क्या हो गए? केम डाउन ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर आ गए और क्या करने लगे? गवर्नमेंट ऑफिसेस को लूटने लगे। मींस वहां पर जो सामाजिक उथल पुथल हुई, जिसका परिणाम क्या निकला? इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वाज दैट कि जो वहां की मोनार्की थी, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जो राजा का शाही शासन था, उसको जो है उखाड़ करके फेंक दिया गया और किसकी स्थापना हो गई? एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट की स्थापना हो गई, राइट। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 1789 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो है फ्रांस की जनता ने
क्रूर शासन को नहीं देखा था। एक बार फ्रांस की जनता ने फिर भी क्रूर शासन को देखा था, और वो था कौन? मैं बताऊंगा आपको कौन सा शासक था। वो कुछ समय तक उसने शासन किया था, इनफैक्ट वो भी क्रूअल था। उसके बाद आपके नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और फ्रांस में जो है ये मूलभूत परिवर्तन आए थे। किसकी वजह से? इसी फ्रांस की क्रांति की वजह से, राइट। तो ये एक आपका क्वेश्चन बनता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था? ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 करके इसको डाल सकते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो फ्रांस की क्रांति के समय पर फ्रांस का शासक कौन था? किसके शासन काल में फ्रांस में क्रांति हुई थी, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें किसके शासन काल में, किसके शासन काल में, अर्थात क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो किसके शासन काल में फ्रांस में क्रांति हुई थी? तो इसी तरीके से इसमें यहां पर भी ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुईस लुईस 16, राइट, एंड सी लुईस 14, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है किसके शासन काल में जो है लुईस 16 मींस ऑप्शन बी। अब लुईस 16 के शासन काल में ये क्रांति हुई क्यों थी? ये क्वेश्चन बनता है कि लुईस 16 के शासन काल में आखिर क्रांति क्यों? तो ये तो तय है कि जब जो है फ्रांस में क्रांति हुई तो उस समय बोर्बन डायनेस्टी के, अगर हम ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये किस डायनेस्टी से आते थे, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये लुईस 16, लुईस 14, लुईस 13, कोई भी लुईस ये रहे हो, ये सब की सब बोर्बन डायनेस्टी से आते हैं। किस डायनेस्टी से आते हैं? बोर्बन डायनेस्टी से। समटाइम्स ये क्वेश्चंस पुट अप कर लिया जाता है कि लुईस का जो शासन काल था या लुईस किस डायनेस्टी से आते हैं, तो इनका जो वंश है, इनका जो वो डायनेस्टी है वो कौन सी है? बोर्बन डायनेस्टी है। तो ये बोर्बन डायनेस्टी से आते हैं और इनके शासन काल में जो क्रांति हुई थी वो बेसिकली लुईस 16 की जो मिसेस थी, जो पत्नी थी, ठीक है, मैरी एंटेटो, तो वो मैरी एंटो वो जो है एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण था। वो उस समय के तात्कालिक कारण हो सकते हैं क्योंकि वो फैशनेबल थी, पैसा खर्च करने में, पार्टियां करने में ज़्यादा एंजॉय करती थी, फिजूल खर्ची करती थी। लेकिन मैरी एंटेटो इतनी बड़ी उसकी जो है कारण नहीं थी। इनफैक्ट जो रूस की क्रांति फ्रांस की क्रांति है, उस फ्रांस की क्रांति के बीजारोपण या उस फ्रांस की क्रांति का बीज तो लुईस 14 के ही शासनकाल में बो दिया गया था। अब आप कहेंगे सर लुईस 14 के शासनकाल में कैसे बो दिया गया था? तो इनफैक्ट लुईस 14 जो था उसके शासन काल में ही जो पैलेस ऑफ वर्साइल, जिसको हम वर्साइल्स कहते हैं, वो किसने बनवाया था? लुईस 14 ने बनवाया था। और लुईस 14 ने
जो वर्साइल पैलेस बनवाया था, शाही दरबार बनवाया था, शाही महल बनाया था, इन फैक्ट उसके अपने एक्सपेंसेस बहुत थे और वो जो महल बनाया गया था वो एक राजा की अय्याशी और उसके रॉयल होने का एक प्रतीक था। मतलब वो शाही खर्चे बहुत ज़्यादा, उस रॉयल कोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था और उसको मेंटेन करने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती थी उससे ज़्यादा पैसों की जरूरत थी और ऊपर से राजाओं की अय्याशी की वजह से पैसा ज़्यादा खर्च होता था। और एक और भी तात्कालिक कारण था और वो ये कारण था कि उन दिनों अमेरिका भी जो है क्या चाहता था, ब्रिटेन से आज़ादी चाहता था। तो फ्रांस ने आउट ऑफ वे जाकर के अमेरिका की ब्रिटेन के खिलाफ मदद की, जिसकी वजह से फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से क्राइसिस में आ गई। ये भी उसका एक जो है फ्रांस की क्रांति का कारण था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। फ्रांस की क्रांति का कारण, अगर हम कारणों की बात पर जाएं या उसके बीजारोपण की बात करें तो बीजारोपण लुईस 14 के शासनकाल में हुआ। और फ्रांस की जो इकोनॉमी की बात करें तो फ्रांस की इकोनॉमी का कारण क्या था, फ्रांस ने आउट ऑफ वे जाकर के अमेरिका की जो आज़ादी थी, अमेरिका जो फ्रीडम फाइट कर रहा था ब्रिटेन से, उसमें आउट ऑफ वे जाकर के क्या किया, अमेरिका का ब्रिटेन के खिलाफ साथ दिया, जिससे जो है फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आई। और जब जो है लुईस 16 गद्दी पर बैठा तो लुईस 16 को जो है क्या मिला, एक लुटा हुआ फ्रांस मिला, जिसके पास खर्चे नहीं, मतलब इतना पैसा नहीं था खजाने में कि वो रॉयल पैलेस का जो है क्या कर सके, खर्च मेंटेन कर सके, जिसकी वजह से उसने थर्ड स्टेट पर एक बार फिर से टैक्स इम्पोज कर दिया, जो इसका क्या बना, फ्रांस की क्रांति का कारण। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे एक एक करके, और ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें लिब्रे क्या है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे क्या है? अब अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए फ्रांस की मुद्रा, ऑप्शन बी फ्रांस की करेंसी, ऑप्शन सी फ्रांस का सामाजिक वर्ग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है कि दिस इज फ्रांस की मुद्रा। ये लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, ये हमने आपको डिस्कस कर ही दिया है ऑलरेडी। स्टेट से क्या अभिप्राय है, मीन्स फोर्थ वन क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेट। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेट, मीन्स स्टेट से क्या अभिप्राय है, स्टेट से क्या अभिप्राय है, अर्थात स्टेट किसको कहते हैं। क्लियर? स्टेट से क्या अभिप्राय है, तो बेसिकली स्टेट, अगर हम ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए में,
तो फ्रांस के राज्य, ऑप्शन ए फ्रांस के राज्य मीन्स फ्रांस के राज्य को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं, राइट। और ऑप्शन बी में अगर हम कहें तो ये सामाजिक वर्ग का विभाजन, क्या है, सामाजिक वर्ग का विभाजन। और ऑप्शन सी कुलीन वर्ग, ऑप्शन डी पादरी वर्ग। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, फ्रांस के राज्य। फ्रांस के राज्य नहीं है, यहां पर स्टेट का मतलब फ्रांस के स्टेट्स अर्थात राज्यों से इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। फ्रांस में फिर दूसरी बात आती है सामाजिक वर्ग का विभाजन। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, जो फ्रांस के क्लासेस थे, मीन्स इंटायर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, मीन्स 3 वर्गों में बटी हुई थी। जिसके फर्स्ट वर्ग में फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेट में कौन सा आता था, पादरी वर्ग आता था, क्लर्जीमैन मीन्स कैथोलिक। एंड सेकेंड स्टेट में आपके जो है नोबेल्स आते थे। और थर्ड स्टेट में कौन से आ जाते थे, व्यापारी, किसान, एडवोकेट्स, मैनेजर्स, ये थर्ड, मजदूर, ये सब थर्ड स्टेट में आते थे। तो बेसिकली अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहां पर ऑप्शन बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। क्या है, दिस इज द डिवीजन ऑफ सोशल क्लासेस। व्हाट डू यू मीन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेट? हियर आंसर विल बी द डिवीजन ऑफ सोशल क्लासेस नॉन एज स्टेट। जो सामाजिक वर्ग का डिवीजन है, विभाजन है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम 5वें क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। Fifth question is this: who were in the second state? Means who were in the second state, अर्थात सेकेंड स्टेट में कौन लोग थे, राइट। क्वेश्चन इज दिस: who were in the second state? means सेकेंड स्टेट में कौन लोग थे। मीन्स इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं कि सेकेंड स्टेट में कौन लोग थे। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन ए में हमने लिख दिया मर्चेंट, लेबर, मर्चेंट लेबर। ऑप्शन बी नोबल। ऑप्शन सी क्लर्जी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहां पर सेकेंड स्टेट में कौन लोग आते थे, नोबल, मीन्स कुलीन वर्ग जो होता था। नोबल इन द सेंस कौन, कुलीन वर्ग, वो जो है सेकेंड स्टेट में आता था। तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखें, जब कभी भी फ्रांस की क्रांति की बात हो तो हमेशा ये ध्यान में रखें, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट वर एग्जेम्प्टेड बाय द टैक्स, मीन्स वो कर मुक्त थे, राइट। एंड थर्ड स्टेट वाज इम्पोज्ड बाय द टैक्स। तीसरे स्टेट पर जो है टैक्स लादा गया था, थोपा गया था, और इतना टैक्स लाद दिया गया उन पर कि वो चिल्ला गए। अच्छा, इनफैक्ट वहां पर जो खेत था,
फ्रांस में, वो ये फेथ था कि द किंग हैज डिवाइन राइट, मीन्स वो दैवी अधिकार रखता है, और जो राजा की आज्ञा है मीन्स ऑर्डर ऑफ किंग इज इक्विवेलेंट टू गॉड ऑर्डर, मीन्स ईश्वर के आदेश के समान उसका आदेश है, जो राजा ने कह दिया बस वही सही है। तो राजा बार बार जो है क्या कर रहे थे, टैक्स इंपोज कर रहे थे, राइट। तो सेकंड और फर्स्ट स्टेट को कोई फर्क पड़ता नहीं था, तो जनता तो जो है कौन सी परेशान हो रही थी, थर्ड स्टेट की। दैट वाज द एंड इट्स बैड कॉन्सिक्वेंसेस वाज दैट फ्रांस की क्रांति, मींस फ्रांस की क्रांति का कारण भी यही बना। ये बार बार जो है दिमाग में रखिए। आप 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मींस थर्ड स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, मींस विच वन क्लास और विच वन स्टेट, सॉरी स्टेट नहीं लिखना, विच वन क्लास वाज नॉट इंक्लूडेड इन थर्ड स्टेट, मींस तीसरे स्टेट में या थर्ड स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। तो कौन सा वर्ग शामिल नहीं था थर्ड स्टेट में, दिस इज द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। थर्ड स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, तो हमारा आंसर होगा कुलीन वर्ग वाज नॉट इंक्लूड इन थर्ड स्टेट, मींस कुलीन वर्ग मतलब जो नोबल क्लास था वो थर्ड स्टेट में शामिल नहीं था। आंसर क्लियर हो गया। मुझे लगता नहीं है कि मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं थर्ड स्टेट में कौन शामिल नहीं था, थर्ड स्टेट में नोबल वर्ग या इवन दैन क्लर्जी वर्ग भी हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि क्लर्जी जो क्लास थी वो भी जो है थर्ड स्टेट में शामिल नहीं था। तो आप कह सकते हैं क्लर्जी क्लास एंड नोबल क्लास वर नॉट इंक्लूडेड इन और वर नॉट इन थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट में नहीं थे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर 7 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हम आपको इसमें 30 क्वेश्चंस का एक वो देने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आता था, अंडर विच, 7 क्वेश्चंस, अंडर विच स्टेट क्लर्जी के, ये किस स्टेट के अंदर आता था। क्लर्जी मीन्स पादरी वर्ग, पादरी वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था। अंडर विच स्टेट क्लर्जी के मीन्स किस स्टेट के अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेट, ऑप्शन बी सेकंड स्टेट एंड ऑप्शन सी थर्ड स्टेट एंड ऑप्शन डी फोर्थ स्टेट। क्लर्जी किस स्टेट के अंतर्गत आता था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट। तो किस स्टेट के अंतर्गत आता था, क्लर्जी कम्स और सॉरी क्लर्जी केम इनटू द फर्स्ट स्टेट, राइट। क्लर्जी फर्स्ट स्टेट में आते थे। इज दैट क्लियर? तो 7 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। फ्रांस के समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी। फ्रांस के समाज में या फ्रांस में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसकी थी, किसानों की थी। ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। फ्रांस के समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसकी थी, किसानों की थी।
अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीसेंट्स और फार्मर इन फ्रांस, राइट आंसर ए। अगर ऑप्शन ए में हम कहते हैं 45%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि फ्रांस में जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनकी जनसंख्या 90% थी और फ्रांस की जो इकोनॉमी थी वो इन्हीं 90% पर टिकी हुई थी। बिकॉज ऑफ दिस 90% जो लोग थे, ये टैक्सेबल थे, ये जो है टैक्स पे करते थे। इनके पास खाने के लिए, खुद के लिए रोटी नहीं होती थी, लेकिन ये राजा को टैक्स भर करके या फर्स्ट स्टेट को टैक्स दे दे करके उनका पेट भरते थे। फिर भी भगवान कौन था? भगवान फ्रांस का राजा अर्थात फर्स्ट स्टेट था। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट स्टेट का पेट भरने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस 90% पीसेंट्स की थी, मींस किसान की थी। और किसान की जो वहां पे इकोनॉमी थी, मींस कह सकते हैं जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो किस पर टिकी हुई थी, किस पर निर्भर थी? इस 90% पर निर्भर थी। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये क्वेश्चंस इतना, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चंस डिस्कस किया था हमने? 8 नंबर का डिस्कस किया था। 9 और 10, 9 क्वेश्चन है। इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला प्रत्यक्ष कर कहा जाता है? मींस इनमें से किसे राज्य को दिए जाने वाला किसको राज्य को दिए जाने वाले कर से मुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन है। मींस कौन राज्य को दिए जाने वाले कर से मुक्त था? who was exempted by the tax? कौन जो है टैक्स अर्थात कर मुक्त कौन था? बेसिकली क्वेश्चंस ये है कि कर मुक्त कौन था। तो क्वेश्चंस है who was exempted by टैक्स। तो इसका ऑप्शन ए अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में अगर हम कह देंगे क्लर्जी, मींस कौन? पादरी। ऑप्शन बी थर्ड स्टेट, राइट। ऑप्शन सी मर्चेंट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कर मुक्त कौन था भाई? कर मुक्त ऑप्शन ए, ये जो है कर मुक्त था, इससे कोई कर नहीं लगता था। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? मीन्स what of the following was direct tax? What of the following was direct tax? या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, which one of these was following, which one of these
following, which one of these following was डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में कौन कौन आता था? ऑप्शन ए टाइड, टाइड कर दो या इसको टाइड पढ़ दो, राइट। ऑप्शन बी टाइल, ऑप्शन सी लिब्रे और ऑप्शन डी स्टेट, राइट। तो इनमें से कौन जो है डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता था? विच वन? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज डायरेक्ट टैक्स। टाइल कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स, मींस टाइल्स जो है क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। इज दैट क्लियर? सो इट्स ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक आप लोगों को समझ बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। फ्रांस की क्रांति के कारणों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फ्रांस की क्रांति पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पे क्वेश्चनर्स हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 11 हम आपको नोट करा रहे हैं कि चर्च द्वारा लिए जाने वाला कौन सा धार्मिक कर था? विच वन वॉज रिलीजियस टैक्स टेकन बाय द चर्च? विच वन वॉज द रिलीजियस टैक्स टेकन बाय द चर्च? मीन्स चर्च के द्वारा लिए जाने वाला कौन सा कर क्या था? धार्मिक कर था। ये क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was religious tax taken by church? Option A tithe, option B tithe, ऑप्शन सी लिब्रे एंड ऑप्शन डी स्टेट। तो हियर ऑप्शन विल बी ए, टाइड वॉज द टैक्स which is known or which was known as रिलीजियस टैक्स। ये रिलीजियस टैक्स के नाम से जाना जाता था टाइड, जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था। उन दिनों फ्रांस में चर्च के द्वारा भी एक टैक्स लिया जाता था। ये हमने आपको शायद पिछले लेक्चर में बताया था, और अगर नहीं बताया था तो इसको समझ लीजिए कि देखिए स्टेट तो टैक्स मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में राजा तो अपना टैक्स लेता ही था, राजा अपना टैक्स लेता था थर्ड स्टेट से, लेकिन चर्च भी रिलीजियस टैक्स लेते थे। तो जो चर्च के द्वारा टैक्स लिया जाता था, रिलीजियस टैक्स लिया जाता था, दैट टैक्स वाज नोन एज रिलीजियस टैक्स एंड द टैक्स नेम वाज टाइड। इज दैट क्लियर? मींस इस टैक्स का नाम टाइड टैक्स था। जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे टैक्स हैं। अगर हम छोटे मोटे इंडिया के टैक्सेस की बात करें तो लगभग हम 24 तरह के टैक्स पे करते हैं। डू यू नो दैट? जिसको मोदी जी ने बाद में कह दिया कि भाई वन कंट्री वन टैक्स, जीएसटी जिसको कह दिया उन्होंने, राइट। पहले हम कितने तरह के 24 तरह के टैक्स, लगभग 24 तरह के टैक्स देते थे, जिसमें हमारी ऑलमोस्ट कमाई लगभग टैक्स में खत्म हो जाती है।
अब हम अगर मुझसे कहो कि सर वो 24 तरह के टैक्स के बारे में बता दीजिए, तो इनफैक्ट आई एम अनेबल टू टेल यू, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं नहीं जानता कौन कौन से तरह के टैक्स लिए जाते थे, लेकिन फिर भी अगर आप बात करें कितने तरह के टैक्स हम पे करते थे, तो ऑलमोस्ट जो मोटा मोटी टैक्स है उन टैक्सों के बारे में मैं बता सकता हूँ। जैसे कि वी हैव टू पे इनकम टैक्स, हमको इनकम टैक्स पे करना होता था। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, इफ वी आर परचेजिंग समथिंग, देन वी हैव टू पे सेल टैक्स। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो सेल परचेज का टैक्स, वही सेल टैक्स, वो तो देते ही देते थे, जिसको हम वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सर्विस टैक्स, मीन्स बहुत तरह के टैक्स तो हैं, जिनको शायद 3-4 तरह के टैक्स तो हम जानते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स, परचेज टैक्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, बट बहुत तरह के टैक्स थे, राइट। तो इसी तरीके से यहां पर फ्रांस में भी जो राजा टैक्स लेता था वो तो लेता ही था, वो तो इनकम टैक्स, उन्होंने तो साफ कपड़े पहनने पर भी टैक्स लगा रखा था। डू यू नो दैट? मीन्स अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं कि फ्रांस वॉज द कंट्री वेयर क्लीन क्लॉथ्स वर नॉट अलाउड फॉर द थर्ड स्टेट। तीसरे स्टेट के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना भी अलाउ नहीं था। अगर कोई साफ सुथरे कपड़े भी पहन करके निकलता था तो उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने का भी टैक्स पे करना होता था। तो कुछ लोग तो साफ सुथरे कपड़े पहनने से इसलिए भी बचते थे, राइट, जिनके पास होते भी थे तो वो डर की वजह से, अरे मत पहनो यार साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनते हुए किसी ने देख लिया, किसी राजा के सिपाही ने देख लिया, तो वो क्या कर देगा, टैक्स इंपोज कर देगा, राइट। तो जिन लोगों के पास नहीं था वो तो बेचारे पहनते ही नहीं थे, जिनके पास था वो डर की वजह से साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते थे। जस्ट सपोज मिस्टर चर्चित कुमार निकले फ्रांस में और देखा इन्होंने कोट पैंट टाई, अच्छा ठीक है कोट पैंट टाई, हाँ ठीक है ये टैक्स पे करेगा। अब पता चला कि खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है जेब में, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि साफ कपड़े पहने हो, तो भाई टैक्स दो, और गवर्नमेंट का ही टैक्स को दो। आप तो साफ सुथरे कपड़े पहने हो, आप चर्च का भी टैक्स पे करो, मीन्स रिलीजियस टैक्स भी पे करो और वो टैक्स भी पे करो। अब इन्होंने कहा कि साहब हम तो जो है कपड़े हमारे पास, ये तो हम पड़ोसी के मांग के लाए हैं और दोस्त की बहन की शादी में जा रहे हैं, हमें जो टैक्स दे, राइट। तो कुल मिला करके टैक्स तो देना ही है अगर आपने साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। तो फ्रांस में एक तरह का ये भी टैक्स था टाइड, जो क्या था, रिलीजियस टैक्स था। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 12। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? ये क्वेश्चंस है फ्रांस की क्रांति के समय, राइट, फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द पॉपुलेशन, what was the population of France during 1789 रेवोल्यूशन? 1789 की क्रांति के समय मीन्स फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 90 लाख, ऑप्शन बी 1.5 CR मीन्स 1.5 करोड़, ऑप्शन सी 2.3 CR, ऑप्शन डी 2.8 CR। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1789 में
जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 2.8 CR, मीन्स 2,80,00,000। यहाँ पे 2.8 का मतलब क्या है? 80 लाख है, 8 लाख मत करना, राइट? क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 0.8 होगा तब 8 लाख होगा, राइट? लेकिन 2.8 लिखा है तो इसका मतलब है इसके नीचे भी एक जीरो है, राइट? तो 2.8 CR, और इस 2.8 CR में 90% जो जनता थी वो क्या थी? वो पिसेंट थे, मतलब किसान थे, जो बिलोंगिंग फ्रॉम थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट से आते थे, और इन पर ही पूरे फ्रांस की या इनके कमजोर कंधों पर, इनके खाली पेट पर फ्रांस की जो है पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सॉरी। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। Who was the composer of treatiser of government, right? Means who was the composer of two treatiser of government, means टू ट्रीटाइजर ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए में रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी लॉक, और ऑप्शन डी वॉल्टेयर। वॉल्टेयर। तो यहां पर ऑप्शन सी लॉक वॉज द कंपोजर ऑफ टू ट्रीटाइजर गवर्नमेंट, राइट? टू ट्रीटाइजर ऑफ गवर्नमेंट के जो कंपोजर थे, रचनाकार थे। कंपोजर का मतलब क्या है? रचनाकार, राइट? जो कंपोज करते हैं उनको हम टू ट्रीटाइजर कहते हैं, राइट? सॉरी, जो कंपोज करते हैं उन्हें हम रचनाकार कहते हैं। जैसे कवि होते हैं, रचना लिखते हैं, कोई कविता लिखी तो क्या हो गया? कंपोजर हो गया, राइट? उसी को हम रचनाकार कहते हैं, जो कोई चीज को क्रिएट कर सकता है, राइट? तो यहां पर रचनाकार, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। 13 क्वेश्चंस कवर हो गए, 14 हो गए? 13 कवर हो गए। 14 क्वेश्चंस लिखिए। 14 क्वेश्चंस में द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन थे? 14 क्वेश्चंस है ना? हु वॉज द writer, who was the writer of the spirit of the lodge, right? Who was the writer of spirit of the lodge? स्पिरिट, यहां पर स्पिरिट का क्या मतलब? स्पिरिट का मतलब भाव से होता है, स्पाइरिट, जैसे स्पिरिचुअल, राइट? स्पिरिट मीन्स आत्मा, भाव, राइट? सोल। तो
who was the writer of Spirit of the Laws. Spirit of the Laws बुक के बेसिकली अगर हम यहाँ पे बुक की बात करें तो स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक जो थी उसके बेसिकली राइटर कौन थे? राइट, क्लियर? सो क्वेश्चन इज दिस, हु वाज द राइटर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉज? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू एंड ऑप्शन सी लॉ as well option D Voltaire. Right? Yes. So यहां पर जो मॉन्टेस्क्यू हैं ये स्पिरिट ऑफ द लॉज के राइटर हैं और जो स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है, जो बुक है, बेसिकली ये रूस की क्रांति पर ही लिखी गई है। वहां पर रूस की क्रांति में मतलब रूस की जो मेन इश्यूज हैं, जो मेन समस्या है, क्रांति क्यों हुई, मीन्स राजा कैसा होना चाहिए, राजा की कमी क्या रही, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या इश्यूज थे, तो उसके बारे में ये एक किताब मॉन्टेस्क्यू के द्वारा उस समय लिखी गई है। राइट, मीन्स कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू वाज द विटनेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। राइट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो मॉन्टेस्क्यू क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक विटनेस के तौर पर रहा है, जिसने शब्दों में अपनी किताब में फ्रांसीसी क्रांति को पिरोया है। इज दैट क्लियर? सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड? आई थिंक 14 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट 15th वन। 15वां क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट, इसके बाद 15th क्वेश्चंस वाज दैट स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? राइट, मींस स्टेट जनरल के आह्वान पर, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? राइट, सो क्वेश्चन इज दिस, व्हेन did the third state national assembly was organized on the call of state general, on the call of state general, means स्टेट जनरल के आह्वान, आह्वान का मतलब कॉल, बुलावे पर थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दूं कि जो थर्ड स्टेट की नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1789 में। क्यों गठन हुआ था? उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि जो वर्साइल का जो पैलेस था वो उस समय पूरी तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ चुका था और वहां पर जो पैलेस के जो खर्चे थे या रॉयल जो एक्सपेंसेस थे वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहे थे। तो स्टेट जनरल ने थर्ड स्टेट एक नेशनल असेंबली का जो है क्या किया, गठन किया और इस बार थर्ड स्टेट को भी वहां पर क्या किया गया था, इस असेंबली में बुलाया गया था। पहले क्या होता था, कोई भी अगर जो लॉ बनता था, कोई भी टैक्स इम्पोज करना है तो वहां पर थर्ड स्टेट की उपस्थिति नहीं रहती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, थर्ड स्टेट को भी बुला लो। लेकिन थर्ड स्टेट को बुला तो लिया, लेकिन थर्ड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू जानने की जरूरत नहीं समझी। मीन्स बुला तो लिया है, लेकिन जैसे कहते नहीं है, जब किसी फिल्म का जो डॉन होता है, किसी फिल्म का जब डॉन होता है, विलन होता है, वो कहता है भाई तुम्हारी जमीन हमको पसंद आ गई, राइट।
तुम्हारी जमीन हमको पसंद आ गई है और ये जमीन मुझे हर कीमत पर चाहिए। इज दैट क्लियर? ये वाली बात तो कई बार फिल्मों में डायलॉग सुना होगा आपने, अमरीश पुरी का सुना होगा और भी कई ऐसे विलन हैं जिनका सुना होगा। अब इसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये जमीन चाहे भले ही 500 करोड़ की है, मैं तो तुम्हें 5 करोड़ दे रहा हूं और यहां से रातों रात शहर खाली करके चले जाओ, ठीक है? तो किसी भी कीमत का क्या मतलब रह गया? जमीन आप बेच नहीं रहे हो, आपको तो सिर्फ दस्तखत करने के लिए बुलाया है। किसने? विलन ने। इज दैट क्लियर? कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, मुझे ये जमीन हर हाल में चाहिए, हर कीमत में चाहिए, ऐसे हमारे हिंदी फिल्मों के विलन्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन वो जमीन खरीदने वाले से पूछते नहीं उसका भाव कि भाई तुम्हारी 500 करोड़ की संपत्ति है, हम कितने में बेचोगे इसको। वो कहते हैं कि ये पेपर हमने तैयार करके रख दिए हैं, इस पे सिग्नेचर करो। और किसी भी कीमत का मतलब उनका ये होता है कि या तो हम तुम्हें जो 5 करोड़ दे रहे हैं वो भी हम एक तरह से तुमको क्या कर रहे हैं, ओबलाइज कर रहे हैं दे करके। ये 5 करोड़ ले दो, अपने परिवार को लेकर के यहाँ से मथुरा वृंदावन जहां जाना हो निकल जाओ, राइट? और नहीं तो 2 गोली तुमको मारूंगा, बाकी की बची हुई गोलियां तुम्हारे परिवार पर उतार दूंगा। तो आदमी डर के क्या करता है, हाँ सर बताइए कहाँ साइन करना है, तो आदमी डर करके साइन कर देता है, क्योंकि जान है तो जान है। यहां पर भी थर्ड स्टेट को बुलाने के पीछे एक ही उद्देश्य था। नेशनल असेंबली में स्टेट जनरल के कॉल पर उनको बुलाया गया, ये कहा गया कि भाई थर्ड स्टेट को भी इस बार शामिल रखना है, लेकिन उनसे ये परमिशन नहीं मांगा गया, उनसे उनके घरों की स्थिति के बारे में नहीं जाना गया। उनको जो है बुला करके कि हाँ भाई तुम्हारे सामने देखिए ये कानून बन रहा है और तुम भी मौके पर मौजूद हो, थर्ड स्टेट पर एक टैक्स और इम्पोज कर दो। गलती से भी साफ कपड़े पहन करके मत निकलना, नहीं तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मींस तुम्हारे घर में बच्चे ने खाना खाया है, नहीं खाया है, दूध पिया है, नहीं पिया है, लेकिन लुईस सेकंड की पत्नी को पार्टी करनी है और उसको फालतू की एक बकवास करनी है कि लोग फालतू में क्यों लड़ रहे हैं, अगर घर में रोटी नहीं खाने को मिलती है, ब्रेड नहीं खरीद सकते हैं तो केक खरीद के खा लें, राइट? तो ये भैया जब रोटी नहीं खरीद सकता है तो केक कहां से खरीद लेगा? तो यहां थर्ड स्टेट को कॉल तो किया गया, बुलाया गया, लेकिन उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया गया। सीधे आकर के ये कह दिया कि भाई एक टैक्स इंपोज आप पर और हो रहा है, इसको आप एडमिट करो। रीजन बिहाइंड क्यों एडमिट करोगे? एडमिट इसलिए करोगे जो राजा की आज्ञा है, मींस ऑर्डर ऑफ मोनार्क, जो शाही दरबार में जो आज्ञा दी जाती है, दैट ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू गॉड, वो ईश्वर के आदेश के समान है। एंड यू विल हैव टू ओबे, मींस आपको मानना ही पड़ेगा, उसका पालन करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसी के साथ 15 क्वेश्चंस आज कवर करूंगा, 15 क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। आप सभी लोगों को बता दूं मैंने 30 क्वेश्चंस का एक जो है ये तैयार किया है, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।